हेलो मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने जुडिशरी क्लियर कर लिया। ना जाने कितने बच्चों का सपना होता है जुडिशरी क्लियर करने के लिए। कैसी फीलिंग है मैम? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना मैंने प्रेपरेशन के दौरान सोचा था कि ये अचीव करके खुशी होगी, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अब समझ आ रहा है कि दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट एंड स्पेशली सब फैमिली एंड फ्रेंड्स के चेहरे पर खुशी देखकर और खुशी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ग्रेट मैम, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। मैम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपने पहला एम क्या रखा था अपने लिए? हमेशा से जुडिशरी सोचा था? और कब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया? कब आपको लगा कि हाँ, जुडिशरी ही मेरा मतलब मेन गोल है, मेरा मेन एम है? तो मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा से अपनी 5 ईयर BLLB ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्लैट के थ्रू मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ था। उसके ट्वेल्थ के दौरान भी मैं श्योर नहीं थी कि मुझे लॉ ही परस्यू करना है या नहीं, इसीलिए मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस लिया था। तब भी मुझे श्योर नहीं था, पर ट्वेल्थ के बाद जब मैं वे कर रही थी कि व्हाट करियर ऑप्शन इज़ द बेस्ट फॉर मी, आई was really fascinated by the duties and responsibilities of a judicial officer and the prestige that is attached to this honorable seat. Therefore, that was the moment after 12th that I decided that I have to complete my law from the best university that I can, and then I would like to go for the prestigious job of judicial services. सो मैम आपने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, और अगर आपने तब से मतलब आपने कब सीरियसली प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी? कब वो एस्पिरेंट वाला फेज़ आया आपकी लाइफ में? और कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसको आपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान होल्ड करके रखा अपनी तरफ? तो मैम मैंने सोचा था कि हाँ, मैं जब लॉ स्कूल में जाऊँगी तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगी कि मैं साइड बाय साइड जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखूँ। हाउएवर लॉ स्कूल का थोड़ा प्रेशर रहता है, अपने सेमेस्टर्स होते हैं, अपने प्रोजेक्ट सबमिशंस होते हैं, तो तब मैं उतना ज़्यादा नहीं दे पाई जुडिशियल सर्विसेज को, उतना सीरियसली नहीं दे पाई। जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स होते थे मैं उनको बस सीरियसली पढ़ती थी, मैंने उतना डेडिकेटेडली जुडिशियल सर्विसेज का नहीं सोचा था। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, and then 2021 end November was my convocation in NLUO, and then after that we can say that in the start of 2022 I seriously started the preparation, and Delhi Judicial Services was my first attempt, and I reached interview in DJS, and I could not qualify the final merit list of DJS. I just got 2-3 marks से मैं रह गई थी. Then second attempt, my second attempt was Uttarakhand Judicial Services, and by the God's grace, by my parents' blessings, and this was my first for the Uttarakhand Judicial Services, and I still am looking forward to crack DJS. I have already given mains, so let's hope for the best. यस मैम, प्रेइंग फॉर योर बेस्ट। मैम एक चीज़ होती है कि जब हम प्रिपरेशन में होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कॉलेज के दौरान कि हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो कॉलेज का कितना रोल होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कितना रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में? हमें ये जानना है। कॉलेज का मैं कहूँगी कि कॉलेज का एक लिमिटेड रोल ही हो सकता है, एंड इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी एक लिमिटेड रोल होता है। द ओनली थिंग दैट विल स्टे विद यू एंड दैट विल रियली हेल्प यू इज़ योर ओन हार्ड वर्क, योर ओन सेल्फ स्टडी. Yes, coaching institutes are important for setting a routine, for guiding you, for breaking that mundane and that monotonous flow. हम उसमें क्या करते हैं ना, काफ़ी बार लिथार्जिक हो जाते हैं, काफ़ी बार हम सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, कि हम उतना डिसिप्लिन से, उतना कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते हैं. सो देयर कम्स द रोल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑनलाइन क्लासेस रियली हेल्प्स. Online or offline, this is your choice. Classes really help in setting the routine, in guiding you, in keeping you on the track, and they really help you, support you in your preparation. And college में उतना ज़्यादा exhaustively नहीं पढ़ाया जाता है, especially bare apps. हेल्प करता है डेफिनेटली कॉलेज की पढ़ाई, पर उतना एग्जॉस्टिवली, उतना डिटेल्ड में कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि हमें जुडिशियल सर्विसेज में बेयर एक्ट एंड जजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है. तो एक लिमिटेड रोल रहता है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स
सीरियसली हेल्प करती है, एंड देन कम्स योर कंसिस्टेंसी, योर डिसिप्लिन एंड योर हार्ड वर्क एंड योर सेल्फ स्टडी। यस मैम, इंडीड वेरी वेल सेड मैम। मैम एक चीज़ होती है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं क्रैक, कुछ को टाइम लग जाता है क्रैक करने में। तो मैम ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें मोटिवेटेड रखती है? आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मोटिवेशन दी, या इंस्पिरेशन थी या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आज आप वहाँ तक उस कुर्सी के काबिल बन गए? तो मैम मुझे लगता है कि जब भी मुझे डाउट्स आते थे, या जब भी मुझे ये लगता था कि इज़ इट वर्थ इट, वेदर आई वुड बी एबल टू, या फिर मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती थी। जैसे फैमिली होती है, दूर फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, वो काफ़ी बार उनकी बातें डीमोटिवेट करती हैं, कुछ फ्रेंड्स की बातें भी डीमोटिवेट करती हैं। आपके जो कलीग्स होंगे, आपके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे पहले क्रैक कर लें, या फिर हो सकता है वो आपसे बहुत पहले ही जॉब शुरू कर दें, आप 2 साल तक घर पे बैठे रहें। ये चीज़ बहुत डीमोटिवेट करती है। मैंने हमेशा ऐसे मोमेंट्स में ये सोचा कि क्यों मैंने शुरू किया था, वाई आई स्टार्टेड, वाई आई पिक्ड इट अप। मैं चाहती तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट भी मिल सकता था, मैं चाहती तो मैं दूसरी चीज़ें भी कर सकती थी, पर क्यों मैंने सिर्फ यही चूज़ किया? मैंने इतना स्ट्रगलिंग, इतना चैलेंजिंग करियर ऑप्शन क्यों चूज़ किया? वो आप ज़रूर याद रखें, वो आप ज़रूर बार बार अपने आप को कहीं लिख लें, चाहें या फिर अपने माइंड में सेट करके रखें कि आपने क्यों शुरुआत की थी। I think you must never forget why you started, and that keeps you motivated. And yes, parents' guidance, parents, the inspiration that parents give. मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कहा, जब भी मुझे लगता था, मैं बोलती थी मम्मी क्या ये होगा, मतलब क्या ये सही ट्रैक पे जा रही हूँ, क्या सही कर भी रही हूँ, क्या हमने सही चूज़ किया। मेरी मम्मी को भी काफ़ी बार आते थे डाउट्स, पर जब उनको आते थे तो मैं उनको समझाती थी, और जब मुझे आते थे तो वो मुझे समझाती थी कि बेटा तू केपेबल है, मुझे विश्वास है कि तू केपेबल है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही केपेबल हूँ, सब जिन्होंने ये सपना देखा है सब केपेबल हैं, बस वो एक विश्वास अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, फेथ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ, तो दैट कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ हम देखते हैं कि प्रीलिम्स पार करने के लिए हम बैरैक पढ़ लेते हैं, पर मेंस के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कटिंग एज दे सकती है? सो इन माई ओपिनियन बेयर एक्ट पे होल्ड होना मेंस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, राइट? दोनों के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है कि प्रीलिम्स पे आपको 1 टर्म पे फोकस करना है या सेक्शन नंबर पे फोकस करना है, पर मेंस में आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। तो बेयर एक्ट डेफिनेटली मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड थिंग, जजमेंट राइटिंग और इवन जजमेंट रीडिंग द जजमेंट्स गिव यू एन एज इन द मेंस आंसर राइटिंग, बिकॉज जजमेंट्स एक्चुअली अंदर से जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करते हैं कि क्यों ये लॉ आया, कैसे आया, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट। तो फर्स्टली बेयर एक्ट, सेकेंडली द जजमेंट रीडिंग पार्ट, एंड थर्डली आंसर राइटिंग। Practice as much answer writing as possible, and you must have variety in your practice. You must also practice for theory based answers, and you must also practice for application based answers based on what state you are focusing on. So if you are at an advanced stage or even at a mediocre stage of your preparation, you must make it a point that you are writing your one answer daily at least. यस मैम। मैम इंटरव्यू स्टेज में जब हम पहुंचते हैं, जैसे आप भी पहुंचे हैं और आपने क्लियर किया, तो मैम इंटरव्यू स्टेज में कितना एरर का स्कोप रहता है? क्योंकि एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, हम अपने आप को बचपन से ग्रूम करते हैं, बट ओवरनाइट ग्रूमिंग तो नहीं हो सकती हमारी। तो एक डाउट जो एक एस्पिरेंट के मन में रहता है कि एस्पिरेशन के पूरे ड्यूरेशन में, पूरे टाइम में हम प्रिपरेशन में थोड़ा अपने अंदर नहीं झांक पाते, उतना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, तो इंटरव्यू तक हम कैसे ग्रूमिंग करते हैं या कितना एरर का स्कोप रहता है? मैम वो बताइए हमें। देखिए, इंटरव्यू स्टेज पे आपको ऑलरेडी नॉलेज आ चुकी है। सब ये बोलते हैं कि नॉलेज हो गई है, सिर्फ पर्सनालिटी देखते हैं। येस, दिस इज़ ट्रू। हाउएवर मैं ये भी एक पॉइंट ऐड करूँगी कि नॉलेज के थ्रू भी तो आपकी पर्सनालिटी दिखेगी ना, उससे कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप नॉलेज पे फोकस ही नहीं करिए इंटरव्यू पे, डेफिनेटली ज़रूरी है, पर
ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 100% नॉलेज ज़रूरी नहीं होती। 100% नॉलेज कभी भी किसी को हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट जो इंटरव्यू बोर्ड में भी आपसे आंसर्स पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको भी 100% नॉलेज नहीं हो सकती। तो आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज पे फोकस करिए। इन जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। उसका एक कारण है, ज़रूरी नहीं है कि मॉक इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चन ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तब भी वो हेल्प करते हैं। क्यों? उससे आपको प्रैक्टिस होती है, उससे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कैसे फेस करना है। अभी तक आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और आंसर्स लिखे हैं, किसी को भी सामने फेस नहीं किया कि कोई सामने पूछ रहा है बैठकर आपसे क्वेश्चंस। तब आपको कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस, द जेस्चर्स, द वे यू आर सिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स इन इंटरव्यू। येस, सो मॉक इंटरव्यूज़ गाइड यू, ट्यूटर यू, teach you all of these things. Confidence is one thing that matters the most in interview. If you are having confidence, even if you are not knowing the question, you have to say that, sir, I cannot recall, I do not know this question at this moment, however I will go back and read upon it. So that thing you must say with confidence. You must not be like, sorry sir, I do not know. You must have a strategy, a way of denying that yes, I do not know. That also reflects upon your personality. So confidence and showing your personality that yes, you are a confident person. This is what it tested, and mock interviews of PLA have helped me a lot. मुझे सारी कोचिंग्स में, मैंने काफ़ी कोचिंग्स में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए, पर मुझे PLA के, मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि PLA के मॉक इंटरव्यूज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। वन ऑफ द बेस्ट मॉक इंटरव्यूज़ मेरे PLA में हुए, इवन इन DJS एंड ऑल्सो इन उत्तराखंड। दे हेल्प मी अ लॉट। टीच द board has told me, even the hand gestures and the hand movements and the neck movements that I was doing, they improved me, they tutored me, they nourished me in those small parts as well. So yes, mock interviews help you, and PLA is one of the best for it. Okay, ma'am. I think this would be the last question, but the most asked question. Ma'am, in Uttarakhand, we see that there is a chunk of portion for GK as well. But it is not the conventional GK like it is being asked in UP or Bihar. It is a little different. It is a little marginalized, we can say, as compared to the others. You do not have to rote learn a lot for Uttarakhand GK. So my question is how to tackle GK. So how do you, as a successful candidate, would suggest the struggling candidates for this? मुझे लगता है जो प्रेजेंट डे वाला पेपर होता है उत्तराखंड में, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा स्कैर्ड थी. इवन आई वॉज वेरी स्कैर्ड फॉर दैट पेपर बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे आस्क. देयर इट इज़ अ वाइडली देयर इज़ अ वाइड स्कोप. बहुत सारा होता है पढ़ने के लिए. समझ नहीं आता है कि कहाँ से कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है. तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहती थी अपनी पढ़ाई में. मैं थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी जो भी आता था. तो मेजरली उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो मैं ये कोशिश करती थी कि मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड ना रखूं, स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर पेपर. मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखती थी. मैं जो भी मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल नाटो उस समय पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने कोशिश की, भले ही मैं उस पर आंसर नहीं प्रिपेयर कर पा रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतने वास्ट सारे उस पर आंसर्स प्रिपेयर करें, बट यू मस्ट मेक श्योर कि आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता हो, सो दैट यू कवर अ ग्रेटर एम्बिट एंड इन ऑल ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स. सो दैट स्ट्रैटेजी हेल्प मी अ लॉट. मैम, आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि ये गुड इनफ आंसर हो सकता है? जैसे हम हमेशा हर मार्क्स के आंसर को प्रिपेयर नहीं करके रख सकते, तो क्या शॉर्ट नोट्स होते हैं जो हेल्प करेंगे हमारी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, जो हम क्लास नोट्स बनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक्स हम रेफ़र करें, या क्या ऐसी चीज़ है जो हमें उस थोड़े ड्यूरेशन में, 1 महीना 2 महीने के ड्यूरेशन में, हमें मेंस के आंसर्स की सफिशिएंसी तक पहुंचा सके? मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाना है. आपको अपना कंटेंट, सबसे पहले होता है कंटेंट, आपने क्या लिखना है. तो आप अपना कंटेंट थोड़ा सा वाइड रहना पड़ता है, पर एक दायरे में रहें, ज़्यादा भटके नहीं.
तो उससे क्या होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। आप एक स्पेसिफिक बुक लें या फिर कोई भी मटेरियल जिससे आप पढ़ रहे हैं वो सेट करें, उससे आपका कंटेंट प्रिपेयर होगा। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, मैं जब नोट्स प्रिपेयर करती थी तो मैं आंसर के फॉर्मेट में ही टॉपिक्स प्रिपेयर करती थी कि मुझे जैसा मैं अपने सेट किया था मैंने कि मुझे इस फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं, एंड मैंने वो फॉर्मेट अपने फ्रंट पेज पे लिख लिया था सारे सब्जेक्ट के नोट्स में कि मुझे इस ही फॉर्मेट में हर टॉपिक का नोट्स भी बनाना है, मुझे क्योंकि मैं इसी फॉर्मेट में आंसर भी लिखूंगी। तो मेरा एक तरह से दोनों काम हो जाते थे कि मेरे नोट्स भी बन जाते थे, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उसी में ही कहीं ना कहीं हो जाती थी और मेरा स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो जाता था। तो कोई भी सेट फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी सेट स्ट्रक्चर नहीं होता। द गेम इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द question, what the question is asking. Introduction is not necessary in every question, conclusion not necessary in every question. If you are writing 2-line conclusion, it's cherry on the top definitely, right? So if it is a specific question like what is the evidentiary value of the confession, then I do not think that there is much scope for writing introduction, writing the specific sections or that thing. You must refer to judgments and you must answer the specific question, so there cannot be any structure in this question. So this depends upon the question. In such a question you will just answer the specific question that is being asked. So मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं अपने नोट्स ही उसी स्ट्रक्चर में बनाया करती थी और उस टॉपिक के हिसाब से जैसी भी उस टॉपिक की डिमांड होती थी। मैम क्या ऐसी कोई लिमिट होती है कि इतने साल हो गए अब छोड़ देना चाहिए ऐसे करके, तो आपको क्या लगता है कि कोई लिमिट है कि अब हाँ बच्चे को छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन, या फिर जुडिशरी का एम इतना अच्छा है या वो पोजीशन इतनी अच्छी है कि वन मस्ट परस्यू इट डिलीजेंटली? आई थिंक ये सबकी एक पर्सनल चॉइस भी होती है। सारे सोशल इकोनॉमिकल सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डेफिनेटली दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। मैंने पर्सनली ये सोचा था कि येस 3 to 4 years बट आप जो कर रहे हैं, जितना टाइम भी आप कर रहे हैं, आप ये सोच के मत करिए कि हाँ 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या अभी तक हुआ ही नहीं है तो हम उतना अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप जितना भी टाइम कर रहे हैं आप ऐसे करिए कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट सोचना ही नहीं है कि किसी का होता ही नहीं है फर्स्ट अटैम्प्ट में, या बहुत कम लोगों का होता है। आप उसको लास्ट सोच के करिए, तभी हो सकता है कि आपका उसमें हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका सेकंड में तो हो ही जाए। तो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी बात मतलब ये व्यू रहता है कि आप कभी भी टाइम को लिमिट बिल्कुल ना बनाएं, बिकॉज मेरी ओपिनियन में इट्स ऑल वर्थ इट। each and every minute, each and every hour, each and every year is worth it, even if you have given 3 years and some people just give 1 year. But the happiness, the change that that name in the list gives you, the happiness that it gives you, it's all worth it. So yes, you must not set limits. You must give all of your, not 100% but 1000%. Yes ma'am. Thank you ma'am. It was wonderful talking to you. I hope आपका DJS भी क्लियर हो एंड यू मस्ट गेट प्रमोटेड, एंड वी नीड जजेस लाइक यू जो हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करें, हमें इनकरेज करें कि हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स तक पहुंच सकें, उस पोजीशन का ऑनर कर पाएँ. एंड थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज वंडरफुल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, Thank you so much. and I wish you great success ma'am.